Namaste. During this demonetization period, there was a lot of hue and cry, and everyone had to deposit the specified notes into the bank accounts. और जब बैंक अकाउंट के अंदर सबने पैसे जमा कराए तो सबको पता था कि वो पैसा जमा कराने के बाद there would be lot of inquiries. Now the inquiries have started coming, and we have to respond within the time given. And how it is to be responded, and what will happen if not responded, what will happen after responding, that we will try to cover in this video. First of all, when any person who has deposited the cash and a notice has come to him online or through SMS or on email or later through the hard copies of notices, one has to respond. One should respond. Let us see what is the online inquiry right now. Online response sheet is there for any person who is registered under the income tax portal. जिन जिन लोगों के पास पैन नंबर है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं कर रखा और पैन नंबर है, तो प्लीज एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और चेक कर लें क्या आपके पास क्या कोई ऑनलाइन इंक्वायरी आई है कंप्लायंस फॉर द कैश ट्रांजैक्शन फॉर द 2016. अगर आई है तो आपको ही रिस्पॉन्ड करना. जिन्होंने कर दिया, और हम इस वीडियो के बाद देखेंगे अगर कहीं कोई एरर रह गई तो उसको भी वो रिवाइज भी कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं. जब आप ऑनलाइन उसमें जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस बैंक या इंस्टीट्यूशन से डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आई है. और इंफॉर्मेशन जो आई है वो 5 पॉइंट्स के अंदर उन्होंने उसको बता रखा है, जिसके अंदर की आप वो बताएंगे किस बैंक से है, क्या ट्रांजेक्शन है, और जो अगर वो पैन आपसे रिलेटेड है तो आप उसको सबमिट करेंगे और फर्दर डिटेल्स मांगी जाएंगी. लेकिन मान लीजिए अगर वो पैन आपसे रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए वो है आपकी एचयूएफ का, लेकिन पैन जो है वो कर्ता का है, या पार्टनरशिप फर्म का बैंक की डिटेल है और पैन आ गया है पार्टनर का, या आपकी वाइफ का है या किसी और का, तो उस केस में आपको सबमिट करना है दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पैन, दिस डिपॉजिट. देन फर्दर दे विल सी कि उसके अंदर किसका पैन है, इंक्वायरी करके फिर करेक्ट पैन के अंदर दिया जाएगा. आपने अपने रिमार्क्स में आपने मेंशन, आपने वहां पे सिर्फ सबमिट कर देना. इन केस इट इज रिलेटेड टू द पैन, देन यू हैव टू गो फर्दर जाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि जो वो कैश जमा कराया है उसकी सोर्सेज क्या है, और उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए की बात करते हैं, उसके अंदर अगेन 5 पॉइंट्स हैं. पहले जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें वो डिटेल देंगे. 4th के अंदर वो बताते हैं कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि कितना कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है फ्रॉम द पीरियड 9 नवंबर टू 30 दिसंबर, जो उनके पास रिपोर्ट है. परंतु उसके अंदर एक छोटी सी एरर है कि उस कई डाटा के अंदर 8 तारीख का भी कैश आ गया. तो जो उनके पास रिपोर्टेड है, आप चेक करेंगे कि क्या आपके पास उतना ही कैश आपने डिपॉजिट कराया है. अगर आपने जितना कैश उसमें आपका है, आप उसमें से रिपोर्ट करेंगे कि आप कंफर्म करेंगे कि आपने उसमें से कितना कैश जमा करा. मान लीजिए इस 4th पॉइंट में आता है कि आपने टोटल 1 करोड़ रुपया जमा कराया, लेकिन हो सकता है कि आप कहें नहीं, मेरा 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए 8 नवंबर को जमा कराया था. इन दैट केस आप ये कहेंगे कि मेरा जो अमाउंट है कंफर्म करूंगा 90 लाख रुपए एंड नॉट 1 करोड़. So in case the amount is deposited from 8th November, exclude that from the total confirmed amount. कुछ अमाउंट आपका ऐसा हो सकता है जो आपने नई करेंसी में, बिकॉज जो रिटेलर्स हैं उनका ऐसा नहीं है कि 8 नवंबर के बाद काम खत्म होता है, धीरे धीरे सेल वापस कैश में भी चालू हुई. और अगर वो कैश सेल है और उसमें न्यू करेंसी में आपने डिपॉजिट कराया है, प्लीज टेक नोट, अगर आपने न्यू करेंसी में जमा कराया है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए. आपकी डिपॉजिट स्लिप भी सेपरेट हो सकती है, बैंक सर्टिफिकेट ले सकते हैं. यू हैव टू प्रूव दैट आपकी नई करेंसी में है. तो आप इसी में कैश डिपॉजिट आप कंफर्म करते समय यहां पर एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा. आउट ऑफ दिस सपोज से 40 लाख रुपीज वाज डिपॉजिटेड इन न्यू करेंसी, राइट. देन कम्स इफ वी से आउट ऑफ 1 करोड़ 90 लाख इज द रिपोर्टेड कैश, तो 90 लाख को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना. फर्दर जो एक्सप्लेन करना है उसमें 7 पॉइंट्स है, B1 2 3 4 5 6 7. B1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम ऑफ सेल. काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी रहा, और काफी लोगों ने जिनके पास डिटेल नहीं थी उन्होंने कहा कि इसके अंदर
हम अपना सारा अमाउंट डिस्क्लोज कर दें कि सारा अमाउंट मेरा 8 नवंबर से पहले है, पर ऐसा है नहीं। इन माय व्यू जो एफएक्यू भी डिपार्टमेंट ने इशू किया, उन्होंने कहा जिसका बिजनेस नहीं है, इस केस में वो उनका अगर पिछले सालों का अमाउंट है तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस वालों का डिफरेंट है। माय व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेरी रेंटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर आई, अक्टूबर नवंबर में मेरे को कैश आया, मेरे को कोई कैपिटल गेन हुआ, मेरा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम और कैश में है, तो इन माय व्यू इट शुड नॉट बी शोन अंडर दिस हेड बट अंडर रेलेवेंट हेड्स लेटर। इस हेड के अंदर क्या आना चाहिए बेसिकली कि मेरा जो 31 मार्च 16 से पहले का कैश था और मेरे पास 8 नवंबर को भी वो सेम कैश ओल्ड करेंसी में, ओल्ड स्पेसिफाइड नोट्स के अंदर मेरे पास था, उसको मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर। जब मेरा वो प्रीवियस ईयर का मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो गवर्नमेंट ने कहा जो अगर किसी की बिजनेस इनकम नहीं है और वो 2.5 लाख रुपए से नीचे है, इन द केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स 2.5 लाख रुपए से नीचे, तो उसको हम इंक्वायरी ज्यादा नहीं करेंगे। और किसी की अगर एज 70 साल से ऊपर है तो उस केस में 2.5 लाख नहीं, हम 5 लाख मानेंगे कि इतने सालों से उनका कैश ओल्ड सेविंग्स में होगा। लेकिन एक ये भी कहा है कि अगर वो कैश जो है शेल आइडेंटिटी, शेल कंपनीज, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से है, तो इस अमाउंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो किसी भी अमाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर इन केस वो आपका फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन से, शेल कंपनी से। नॉर्मल केस में, इंडिविजुअल्स के केस में, एचएफ के केस में आपका ये 2.5 लाख 5 लाख से नीचे में अगर आपका पुराना आपका आईटीआर फाइल्ड है, पुरानी हिस्ट्री, और पुरानी हिस्ट्री नहीं है और 2.5 लाख से नीचे है, तो दे वोंट बी गोइंग इनटू दैट डिटेल राइट नाउ। अगर अमाउंट इसके अंदर एक्सेस है इस लिमिट से, तो असेसिंग ऑफिसर को जिम्मेवारी दी गई है कि वो इसको कंपेयर करेंगे आपकी पिछली आईटीआर फाइल से, आपकी हिस्ट्री से, आपके स्टेटस से, और अगर उससे वो मैच करती होगी तो अगेन वो कुछ नहीं करेंगे, अगर मैच नहीं करती होगी तो अगेन दे विल गो फर्दर। अगर आपका बिजनेस है और आपने बुक्स मेंटेन की है और बैलेंस 31 मार्च 2016 को आपका जितना आपने मान लीजिए 6 लाख 7 लाख 8 लाख जमा कराया है और उतना आपका कैश इन हैंड था, तो आपको फिर अगेन इतनी इंक्वायरी, फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी एज पर देयर एफएक्यू। लेकिन अगर आपने वो अमाउंट बढ़ाया बाय रिवाइजिंग योर रिटर्न, देन अगेन दे कैन आस्क फॉर इट, क्योंकि पहले आपने नहीं किया था, बाद में किया, राइट। परंतु मैं आपको एक बात अगेन कहना चाहूंगा कि अगर आपका बिजनेस है एंड फर्दर दिस इज जस्ट एन इंक्वायरी, द फर्दर प्रोसेस इफ वी सी, अल्टीमेटली इफ द cases would be coming for a scrutiny, limited scrutiny or otherwise, you will have to explain if it is your cash balance, no issue. अगर आपका अमाउंट आईडीएस में डिक्लेयर है, आईडीएस 2016 के अंदर, और वो अमाउंट आपने डिक्लेयर कर रखा था, अभी आपने उसमें अपने बैंक में जमा नहीं कराया था या आपने टैक्स देना था अभी भी, तो वो अमाउंट अगर आपका है तो आपके प्रीवियस इनकम में आप दे सकते हैं। रिमार्क्स में आपको देना पड़ेगा कि ये मेरा आईडीएस 2016 का डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर भी कोई आपकी फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी, वहीं आपका बात को मान लिया जाएगा। सेकंड के अंदर बेसिकली है, सेकंड पॉइंट में अगर मान लीजिए आपका अर्लियर इनकम नहीं है और आपका ड्यूरिंग द ईयर का है, तो उस केस में आपका हो सकता है कुछ पार्ट अर्लियर इनकम हो, कुछ आपका करंट ईयर का हो, और कुछ अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट इनकम से है तो आपको इस कॉलम में उसको भरना है। इस कॉलम के अंदर इट कुड बी एनी एग्जम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, सेल ऑफ पर्सनल एसेट, जो कि एग्जम्प्ट है, नॉट जो कि आपकी डोनेशंस हैं, कहीं आपको स्पेशली एग्जम्पशन दे रखी है, वो नहीं, जो टोटली इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट, वो आपका यहाँ पे आएगा। और इस केस में अगर आप भरेंगे तो एओ आपसे एविडेंस फर्दर मांग सकता है ड्यूरिंग दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, असेसमेंट नहीं, अभी इसी प्रोसेस में बाय 31 मार्च, बिकॉज उनका मेन इंटेंशन रहेगा दैट बाय 31 मार्च द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016, दैट स्कीम वुड बी एंडिंग ऑन 31 मार्च। दे वुड बी सीइंग कि क्या कोई अमाउंट गलत तो नहीं भरा गया, अगर गलत भरा गया तो दे वुड रिक्वेस्ट यू टू फाइल दैट अमाउंट, डिस्क्लोज दैट अमाउंट इन दैट योजना, तो दे वुड बी वेरीफाइंग दिस। थर्ड पॉइंट के अंदर अगर आपने बैंक से विड्रॉ किया है इमीडिएटली पीछे और वो आपके पास 8 नवंबर को कैश इन हैंड था, तो कैश होती वो पुराने नोट में था, आगे काम नहीं आएगा, तो आपने फर्दर जमा करा। So in that case also what they would see, they would inquire from you कि आपका ये कैश करंट ईयर का था क्या प्रीवियस ईयर का था। They would analyze the time gap. ऐसा नहीं है कि आपने अप्रैल में कैश विड्रॉ किया और उसके साल भर में आपने कुछ नहीं किया,
a normal human behavior or any exceptional specific circumstances they would analyze, they would ask for the additional information online only. They would not coming to you. जिन्होंने भी ये चीज ऑनलाइन सारी डिटेल भर दी है, अभी जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी वो ऑनलाइन ही पूछी जाएगी और आपको ऑनलाइन ही उसका रिस्पॉन्स देना, आपको डिपार्टमेंट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि ऐसे FAQ में भी कहा है। अब इन केस में एओ वेरीफाई करेगा, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट वो मांगेंगे आपसे कि भाई आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए। आप वहीं से अपलोड करेंगे और अपलोड करके आप बताएंगे ये मेरा कैश विड्रॉन था, और उसको वो एनालाइज करेंगे। इफ दे डीम फिट दे विल से ओके, इफ दे हैव एनी डाउट दे कुड आस्क फॉर द फर्दर डिटेल्स। फोर्थ केस के अंदर इज कैश रिसीवेबल फ्रॉम आइडेंटिफाइड पर्सन जिनके पास पैन है। इस केस में आपको जिससे कैश मिला, इट कुड बी आउट ऑफ कैश सेल, इट कुड बी आउट ऑफ लोन, इट कुड बी आउट ऑफ डोनेशंस और एनी अदर थिंग्स स्पेसिफाइड गिफ्ट, अगर कोई भी चीज है तो अगर उनके पैन आपके पास है तो इसके अंदर आप भरेंगे, उससे वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, अगर वो मैच करता होगा तो कोई इशू नहीं। परंतु अगर गिफ्ट मिला है आपको, तो अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आपको ध्यान रखना है कि साथ साथ आपको इनकम टैक्स के दूसरे प्रोविजंस का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको गिफ्ट मिला और 56(2) के अंदर वो पर्सन से एग्जेम्प्ट नहीं है तो उस सेक्शन के अंदर आपको उसका टैक्स लग सकता है। बट यस, इस केस के अंदर आपको जिसका पैन है उसको इस फोर्थ B4 के अंदर आपने भरना है। मान लीजिए कि अगर आपको कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम आइडेंटिफाइड पर्सन लेकिन उनके पास पैन नहीं है, तो आपको इस केस में भरना है। B4 में आपको भरना है अगर आपके पास पर्सन्स आइडेंटिफाइड है कि किससे कैश आया और उनके पास पैन है। इस B5 में भरना है आपको कैश जिसने रिसीव हो, पर्सन्स तो आइडेंटिफाइड है बट उनके पास पैन नहीं है। और आपको किस फर्दर डिटेल में करना है, आपको करना है बेसिकली ये 6 हेड्स हैं। कैश सेल्स, लोन रिसीव्ड इन कैश, लोन रिपेमेंट इन कैश, गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, डोनेशन रिसीव्ड इन कैश, अदर कैश रिसीव्ड। ये 6 आइटम्स आपके B4 में भी है, B5 में भी है, B6 में। B6 है, आप कहते हैं मेरे को जिससे कैश मिला वो मेरे पर्सन से आइडेंटिफाइड नहीं। मेरा रिलीजियस ट्रस्ट है, 12A में गुल्लक मैंने खोली 8 तारीख को, 9 तारीख को मेरे को इतना कैश मिला। मेरी काउंटर सेल थी पीछे और मेरे को सारा का सारा किससे पैसा आया मुझे पता नहीं, उस केस के अंदर आप यहां भरेंगे। लेकिन आप कहें कि मेरा लोन रिसीव्ड है, पर्सन आइडेंटिफाइड है, विदाउट पैन, अनआइडेंटिफाइड पर्सन से लोन रिसीव तो हो नहीं सकता, आइडेंटिफाइड है और विदाउट पैन है या विद पैन है। अगर आपका लोन रिसीव्ड इन कैश है, रिपेमेंट इन कैश है, तो ध्यान रखिएगा अगर 20,000 रुपए से अमाउंट ऊपर है तो आपको जो पेनल्टी 269SS है और 269T की रिपेमेंट के केस में जो पेनल्टी लगेगी टू द एक्सटेंट ऑफ द होल अमाउंट आपको पेनल्टी लगेगी। आपको अगर गिफ्ट मिल रहा है तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 56(2) का। डोनेशन है तो आपका अगर कौन से सेक्शन में एग्जम्पशन है, 12A में, 1023C में, उसमें एग्जम्प्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर आपके किसी भी केस में सोर्स सॉलिड नहीं है तो इट इज बेटर टू गो फॉर द स्कीम द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड डिपॉजिट स्कीम 2016, जिसमें 49.9% टैक्स है, आपका 25% डिपॉजिट है जो कि आपको 4 साल के बाद पैसा वापस मिलता है। लेकिन अगर आपका सोर्स सब कुछ ठीक है, आपका पास कैश सेल या पर्सन्स आइडेंटिफाइड हैं, देन नो नीड टू वरी, स्टिक टू दिस। इन केस ऑफ, जैसे हमने देखा है तो B1 के अंदर इश्यू अगर आपने सारा अमाउंट प्रीवियस ईयर का बता दिया, लेकिन B6 के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कैश सेल फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड पर्संस या फिर डोनेशन या बाकी अदर आइटम्स। उस केस के अंदर दे वुड बी इंक्वायरी मोर, क्योंकि इस वक्त कैश सेल सबका ज्यादा बढ़ गया, तो एओ ने क्या करना है, फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है टू आइडेंटिफाई द preliminary suspicion of backdating of cash sales or fictitious sales, की सेल्स थी या नहीं थी। They would be saying that उनकी मंथली सेल्स क्या थी, पास्ट हिस्ट्री क्या थी, आपका स्टॉक रजिस्टर क्या है, क्या कोई स्टॉक्स तो नहीं है, कोई स्टॉक्स ही नहीं थे, परचेजेस आपकी फिक्टिशियस तो नहीं है। क्या हो सकता है वो ये चेक करें कि आपकी एबनॉर्मल जंप्स इन सेल भी इससे सालों में तो कभी पहले हुई नहीं, इस साल भी नहीं हुई और इस पीरियड के अंदर ही आपकी सेल ज्यादा हुई है। या आपने एक पॉइंट उन्होंने जो लिखा है उसके अंदर फर्दर इंक्वायरी में जो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आया है इसकी इंक्वायरी में, कि आपने डिपॉजिट एक बार से ज्यादा तो नहीं कराया 8 नवंबर के बाद। इन माय व्यू एक बार से ज्यादा बार करा सकते हैं, देयर वाज नो हार्म, देयर कुड बी सेवरल रीजंस कि आपने एक बार से, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई। देयर कुड बी सेवरल रीजंस
कि आप इकट्ठा नहीं कराने थे, बैंकर ने मना किया, सिक्योरिटी, वॉट एवर द रीजंस है, बट देन द रीजंस हैव टू बी सॉलिड. इट कैन नॉट बी कि आपका कैश सेल्स एक्चुअली में आपकी 8, इफ इट इज प्रूव कि कैश सेल आपकी 8 नवंबर के बाद हुई और पुराने नोट में हुई, देन देयर वुड बी ऑफ कोर्स एन इशू. लेकिन अगर आपकी पुरानी है और मोर देन वन डिपॉजिट, one has to be, the AO has to be very very seriously think that this could not be the main reason if these all are correct. अगर आपका स्टॉक रजिस्टर है, सब कुछ प्रॉपर है, then there is no issue. ऐसा भी they would be verifying कि आपने कैश जमा कराने के बाद आपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जिसकी कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं थी. इस केस में भी it would be very very tough for the AO to treat on this basis to be a fictitious sale or fictitious transaction. Because मान लीजिए कि मैंने पहली बार किसी से परचेज किया, there cannot be any issue. But yes, in certain cases, in various cases where the department is having information कि वो जिस पर्सन से अमाउंट आया, जिसको ट्रांसफर किया, वहां पे कुछ fictitious entries हैं, it is proved, then there could be issue. Hence again I am saying, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका इशू, अगर आपके पास सारा है, स्टॉक है, प्रॉपर सेल है, प्रॉपर परचेज है, नो इश्यूज. डोनेशंस में भी सब कुछ प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर नहीं है, आपको सोर्स ही नहीं पता, तो प्लीज गो फॉर द स्कीम. डोंट ट्राई टू फज योर अकाउंट्स. फाइलिंग आप ये B7 के अंदर किसी भी अमाउंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं. आप एक सोर्स से ज्यादा के अंदर, सबके अंदर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सारा सारा अमाउंट आपको B1 में डालना है या B6 में डालना है. इट कुड बी वेरिड. टोटल अमाउंट आपका 50 लाख का है तो आप उसको डिफरेंट भी कर सकते हैं. आपका जो एक्चुअल है, सी योर कैश इन हैंड एज ऑन 8 नवंबर, उसके हिसाब से आप सबमिट कीजिए. वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस एंड द डॉक्यूमेंट बिफोर रिप्लाइंग. एक बार जो आप भर देंगे, इट इज गोइंग टू द डिपार्टमेंट एंड इट वुड बी वेरीफाइड. सो स्टिक टू व्हाट यू आर सेइंग. डोंट रिट्रैक्ट और चेंज आफ्टर अनलेस यू आर गोइंग फॉर दैट स्कीम. वो बात अलग है आपकी. गेट योर होमवर्क डन वेल इन एडवांस. बाद का कोई काम नहीं, आज की डेट में सब कुछ हो जाना चाहिए आपके पास, जो भी आप कहना चाह रहे हैं. एंड रिवीजन इज अलाउड. अगर आपने कुछ भी चीज प्रॉपर पहले नहीं दी थी, कुछ गलत समझ के आपने डाल दी थी, आपको अब समझ में आया ड्यू टू FAQs और अदर डिस्कशन विद अदर प्रोफेशनल्स, यू कैन स्टिल रिवाइज योर रिटर्न राइट नाउ. जिनके पास टाइम लगता था कि 10 दिन का ये एक्सटेंड किया, अभी भी अगर विंडो ओपन है तो आई विल सजेस्ट प्लीज चेक एंड सबमिट योर रिवीजन. क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फर्दर एक्शन क्या होगा. कहते हैं कि इट इज नॉट लीगल. इट मे नॉट बी लीगल, बट देन दे हैव गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी. They have given you an opportunity to explain that what you have deposited, when you have deposited, and how you have deposited. So additional information may be asked. जिन्होंने जमा करा दिया, जिन्होंने जमा नहीं कराया, उनको रिटर्न लेटर्स जाएंगी. AO जहां पे सबमिट हो गया, उस केस के अंदर they would record whether it is acceptable or not acceptable to them, जो आपने रीजन सबमिट किए. अगर एक्सेप्टेबल है, नो फर्दर इंक्वायरीज. नॉन एक्सेप्टेबल है, देन दे वुड एस्केलेट द मैटर and they could either go for the further information 133(6) के अंदर, या सर्वे जा सकते हैं 133A में. और फर्दर जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनके पास फर्दर लेटर्स जाएंगे. और अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो ये कोई सा भी मोड यूज कर सकते हैं. तो इन माय व्यू वन शुड रिस्पॉन्ड. जिसको नहीं पता है, जो प्रोफेशनल्स नहीं है और दूसरे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उनके पास जाएं, उनसे बात करें कि भाई हमारा ऐसा ऐसा डिक्लेयर है. वो एक बार चेक कर लें कि कैश डिपॉजिट जिनको पता जमा कराया है उनको पता ही है. उस केस के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्स कर दे. अदरवाइज इनकम टैक्स ऑफिसर्स वुड बी विजिटिंग, कुड विजिट योर प्लेसेस. वेरिफिकेशन कैसे क्लोज होगी? एज पर दिस SOP, द अप्रूविंग अथॉरिटी, व्हाट दे वुड बी, हु वुड दे बी इन केस ऑफ दिस cities दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद एंड अहमदाबाद. अगर आपकी टोटल कैश डिपॉजिट्स बिलो 25 lakhs है तो अप्रूविंग अथॉरिटी वुड बी एडिशनल CIT और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. और अगर आपकी 25 लाख या उससे की ऊपर की है तो प्रिंसिपल CIT के अप्रूवल से उस वेरिफिकेशन को क्लोज किया जाएगा. इन अदर देन दिस 6 cities, द लिमिट इज ऑफ 10 lakh rupees, एडिशनल GST एंड दिस, और प्रिंसिपल CIT 10 लाख and above. Hence my request, because the pressure would be coming from March onwards. जिन्होंने प्रॉपर
अपना रिस्पॉन्स दे दिया, सब कुछ प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही उनसे मांगी जाएगी उसके लिए आपके पास SMS या ईमेल आएगा, आप फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, और then they will see whether it is acceptable or not acceptable, and then further inquiries will be going. At the last, of course, there would be assessment to be done when the returns would be filed. So please take care. और अगर आपका कहीं पर भी सोर्स नहीं है, मेरा अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है, डोंट टेक एनी चांसेस, go for the scheme, it is still beneficial, otherwise penalties and prosecutions too high. Thank you very much. Namaste.